मेरा नमस्कार और दिवाली की सबको शुभकामनाएं एडवांस में। मैं मिर्जा गालिब ने लखनऊ को एक नाम दिया था, मर्दुमे चश्मे जहां। ये फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है दुनिया की आँख। इस दुनिया की आँख को सजाने संवारने वाला और उसको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उसकी चीज़ें दुनिया के सामने लाने वाला वो व्यक्ति जिसका जन्म 28 अक्टूबर 1938 को हुआ था, अगर उन्हें लखनऊ की इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो गलत न होगा। आज हम सबको सरन साहब ने उनकी याद में यहाँ जमा किया है। मेरी उनसे पहचान उस समय से थी जब मैं मौलवीगंज में रहती थी और वो स्त्री भूषण प्रेस में बैठा करते थे। उन दिनों मैं महिला कॉलेज में पढ़ती थी। कभी स्कूल से वापसी पर या कभी जाते में नमस्ते हो जाती। पढ़ाई आगे बढ़ती रही। समय के साथ साथ मकान मोहल्ले भी बदलते गए, लेकिन साहित्य और शिक्षा कभी अलग नहीं होते और न उनसे संबंधित लोग। योगेश जी मेडिकल के विद्यार्थी थे, हिंदी के अध्यापक, लेकिन उनका प्रिय विषय इतिहास था और वो भी लखनऊ। जब वो डॉक्टर नहीं बन सके तो उनकी माँ ने, जो प्रिंसिपल थी, ज़ौक़ का एक शेर उन्हें सुनाया था। रहता सुखन से नाम, कयामत तलक है ज़ौक़, औलाद से तो है यही दो चार पुस्तक। इसके अर्थ हैं कि जो आप लिखेंगे वो आपको हमेशा अपना नाम जिंदा रखेगा आपका, और अगर आपकी संतान हो तो वो आपको दो पीढ़ी चार पीढ़ी तक ही याद रखेंगी। आपकी माँ का दिया हुआ ये सबक उन्हें याद रहा और ये बात जैसे उनके दिल में जगह कर गई और आपने कलम मजबूती से पकड़ लिया और कलम के साथ लखनऊ को भी। लखनऊ के बारे में कोई कुछ पूछता तो लोग कहते योगेश जी से मिलिए। योगेश जी की आदत थी कि भवनों, महलों, खंडरों, टूटे फूटे पुल, इमामबाड़ों और तमाम ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, गिरजा, हर स्थान पर जाते और उनमें छुपी हुई कहानियों को जिंदगी बख्शते थे। उनकी ज़बान ऐसी थी कि लखनवी तहजीब का गुमा होता था। उनकी भाषा में मिठास, सलीका, अदब और हर जगह मौजूद था। उनके सामने बैठा व्यक्ति न कभी उन्हें अनजान महसूस कर सकता था और न योगेश जी किसी को ऐसा महसूस होने देते थे। बहरहाल पढ़ लिख कर जब मैं लाइब्रेरियन बनी तो योगेश जी से संपर्क बराबर रहा। वो स्वयं भी आते और अपने पास आए हुए स्कॉलर्स को अवध से रिलेटेड जो होते उन्हें मेरे पास भेज देते। सन 1997 से मैं और योगेश जी लखनऊ महोत्सव पत्रिका के संपादक 2014 तक रहे। बहुत साथ रहा। मैं उन्हें राखी मानती थी। जब वो लाइब्रेरी आते मुझे जितने से ही आवाज़ देते कि नुसरत मैं आया हूँ। भाई की आवाज़ सुनकर मैं फौरन अपने ऑफिस से निकलकर तीनों तक आ जाती। भाई योगेश जी ने इतने स्कॉलर मेरे पास भेजे कि उन्हें अवध के संदर्भ देते देते मैं खुद भी अवध पर लिखने लगी। उन्हीं की देन है। मेरी बहुत सी पुस्तकें अवध पर हैं। मेरी पुस्तकें देखकर खुश बहुत होते थे। नुसरत मैं तुम्हारी पुस्तकें सिरहाने रखता हूँ। जब नींद नहीं आती तो कभी तुम्हारी कहानियाँ पढ़ता हूँ और कभी इतिहास। योगेश जी ने अवध से ही नहीं, जीवन, संस्कृति, इतिहास, कविता, शायरी सबको जोड़ने वाले सारे सवालों को जवाब दिया है। उनकी पुस्तकें दिल्ली और लखनऊ के स्थानों से प्रकाशित होती रही। कुछ पुस्तकों के नाम मैं बता रही हूँ, या लंबी हो जाएगी, मैं छोड़ देती हूँ। आपको लखनऊ ने बहुत ऊंचाई और सम्मानों से नवाजा। पद्मश्री जैसा सम्मान आपको प्राप्त हुआ। वो कहते थे लखनऊ का नाम आते ही मेरे होठों पर चाशनी मिल जाती है। लखनऊ सदियों का सफर तय करते करते आप 12 अप्रैल 1921 को अपने प्यारे वतन को ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है कहकर रुखसत हो गए। हेलो, काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं मंच पर श्री नौमीद हसीन जी, और बहुत मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे इतने इंतज़ार कराने के लिए। आपके गीत सुनने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं।
निवेदन है कि जो लोग पीछे बैठे हैं आगे कुर्सियां। हेलो, आदरणीय योगेश प्रवीण जी, हम सबके अभी बीच में तो नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आकाश में तारे की तरह हम सभी को रोशनी बिखेर रहे हैं। तो उन्हीं के लिए समर्पित रफ़ी साहब का गाया एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। Ah
आशीर्वाद। और बहुत ही सुंदर आपने जो है गजल गाई। सर मंच पे उन्नति श्री अपनी नृत्य प्रस्तुति देंगी। भरतनाट्यम है उनका अगली प्रस्तुति। एक सुंदर भरतनाट्यम की प्रस्तुति। बहुत देर से बच्ची प्रतीक्षा कर रही थी और आप लोग यहाँ बैठे या उसे मिल जाएंगी तो उन्नति श्री। हमारे आमंत्रित गायक रहे हैं गीत गायन प्रतियोगिता में और वो नवनीत भसीन जी की तरह। तो मैं चाहूँगा तब तक वो भी आके शील्ड ले लें। मैं बिटिया उन्नति के उसमें कोई व्यवधान ना हो इसका कार्यक्रम। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रूपिणी ओम सर्वाणि ओम रुद्राणि
ओम हरिणाक्षी ओम हरिणाक्षी वंदनम ओम कामाक्षी ओम कमलाक्षी देवी मीनाक्षी वंदनम। बहुत बेटा इधर आ जाओ और बढ़ो। नहीं वो अभी देंगे ना। सचमुच और सबसे और सब बच्चों को आशीर्वाद देना। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कितना अच्छा करते हैं, उसके नाते कलर करते हैं, उसके अलावा आप लिखते भी कितना अच्छा है, पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। सर मिसेस के सरन मैडम यहाँ पे हैं और 1100 रुपए का नगद पुरस्कार बच्ची को आशीर्वाद के तौर पे दिया है। बहुत बहुत बधाई बेटी। सर ये तो ऐसे सरकारी घोषणाएं हैं और अनाउंस होते होते 5 रुपए मेरी जेब में चले गए। जी प्लीज आए। ये वो प्यारी बिटिया है उद्यति श्री, जिसने कि पिछले कार्यक्रम में भी उर्दू एकेडमी में पिछले में बहुत मन मोह लिया था लोगों का और बहुत सुंदर नृत्य किया था। पहले वाली बिटिया का आपने देखा ही, वो चली गई सरा, और आज इसका नृत्य जो था बहुत सुंदर और बहुत सारा श्रेय इन बच्चों को जाता है। सोनी जी अगर यहाँ हैं तो आके अपना प्रमाण पत्र ले जाए। आप साहित्यिक सम्मान से सम्मानित। बताना भूल गया, वरना मुझे भी अफसोस होगा और शायद हो सकता बाद में डांट भी पड़े। बड़ी बहन है ना वो योगेश जी की, तो छोटी थी विमलपन जी बैठी है यहाँ, मुझे अक्सर फोन करके डांटती भी रहती, कहती मेरे सुर बनाए हुए सुरों में सब आपके यहाँ गीत संगीत प्रतियोगिता में गीत गजल गाने गा रहे हैं और मतलब मेरा नाम कोई नहीं लेता कि मैंने सुर बनाया। मैंने कहा नहीं, अब से जो नहीं लेगा हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो वो इतनी विशाल हृदय हैं और इतना उन्होंने संगीत को दिया, योगेश जी के गीतों को धुन दिया है। योगेश जी ने जो किताबें लिखी हैं, जितनी भी सुमन हार में जो भजन दिए, 9 दिन 9 नवरात्रि के भजन शक्ति ने गाए थे। फिर उसके बाद संगीता श्रीवास्तव ने नोएडा से इस बार गा के डाले, एक धूम मचा दी। नवनीता जी ने भी गाया, सभी ने गाया, बहुत लोगों ने गाया। तो मैं विमलापन जी का विमलपन जी का आभार करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे वो होंगे। हमारे मनोज कक्कड़ भैया बैठे हैं, हमारे रविशंकर रवि प्रकाश सिंह जी भी बैठे हैं, जो बहुत बड़े कलाकार हैं और आर्टिस्ट हैं। आपके वर्ल्ड प्रतियोगिता में भी आपके चित्र जाते हैं और हमारा गौरव है कि वो आज योगेश प्रवीण के ग्रुप के सदस्य यहाँ आए हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं स्टूडेंट में चाहूँगा कि मनोज कक्कड़ जी को भी एक सर्टिफिकेट उनके ग्रुप के साथ सहयोग और उसके लिए आप प्रदान करेंगे अभी। और यहाँ पर अब आप प्रवीण जी को सुनिए और उसके बाद हम लोग आशीर्वाद गुरु जी से और रंका जी से और डॉक्टर अनिल मिश्रा से लेंगे। बहुत ही सुंदर गीत सुनाने जा रहा हूँ। फिलोसफिकल गाना है और हमें से प्रत्येक को इसको आत्मसात करना चाहिए। मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो खुदा
जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल ये चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। बही लिख लिख के क्या होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। बिना म्यूजिक के गाए तो आपको मजा कम आया। रही हूँ जिसे सर्टिफिकेट मिलने हैं, तो मैं नाम लेती जा रही हूँ, और अगर जो लोग होंगे तो प्लीज आ जाएंगे मंच तक। श्री संजय समर्थ जी, श्री कमल सक्सेना जी, श्री रोहित सक्सेना जी, श्री संदीप सक्सेना जी, श्रीमती ज्योति किरण रतन, श्री सतीश कुमार, श्रीमती वंदा शुक्ला, श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव। प्लीज जिसका नाम मैं ले रही हूँ यहाँ मंच तक आ जाए। श्री ज्योति श्रीवास्तव, इसमें शीला वर्मा जी, मुक्ता चटर्जी जी, अलका गुप्ता जी, श्री मिनेश चौहान जी, अंजलि सिंह जी, रीता पांडे जी, विभा प्रकाश जी, सरिता सिंह जी, प्रतिभा गुप्ता जी, मनोज कक्कड़ जी, सरिता त्रिपाठी जी, नीमा पंत जी, रीमा सिन्हा जी, श्री महेंद्र गांधी जी। सर मतलब पूंजी नहीं डिवोट कर पाते। मैम यहाँ पे मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अनिल मिश्रा जी यहाँ आए, उससे पहले मैं हिमांशु सूर्यवंशी को बुलाना चाहूँगा। एडवोकेट हिमांशु सूर्यवंशी वो आए और आते हैं, हमारे बेटे हैं वो। और उसके बाद दीपिका जो मंच के पीछे से सारा संचालन टेक्निकल काम का करती हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि यहाँ आकर अपना प्रमाण पत्र और शील्ड देने की कृपा करें। बारीकियों को भी समझाती है। कुछ लोगों का और नाम है मेरे पास। श्रीमती रीता श्रीवास्तव जी, श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव जी, श्रीमती दीपिका श्रीवास्तव, श्री डी.के. कोहली जी, श्री प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी, आशा रावत जी, श्री कामेश श्रीवास्तव जी। कोर्ट का उससे प्लेस शिफ्ट है उसका, आप पीछे कर लो। हाँ ये ऐसे सर सर जी सर। भैया बधाई। सर
आपका रेफरेंस आपका की ओर बढ़ रहे कार्यक्रम में बस चाहूंगा, जैसे कि सब लोग जा चुके हो, मैं जानता भी था त्योहार का दिन है, जैसे जैसे शील्ड और सर्टिफिकेट मिलते जाएंगे लोग जाते चले जाएंगे, वही हुआ भी। लेकिन खैर आशीर्वाद तो मिलना ही है। तो सबसे पहले बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अनिल मिश्रा साहब को कि वो यहाँ आए, योगेश जी की याद में 2 शब्द कहें, फिर गुरु जी आशीर्वाद देंगे और सबसे अंत में हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय अमिता दुबे जी। डॉक्टर अमिता। पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की 86वीं जयंती के क्रम में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह के संरक्षक न्यायमूर्ति राघवेंद्र कुमार जी आए थे। आवश्यक कार्य से वो चले गए हैं, लेकिन हम लोग उनको नमन कर रहे हैं। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी, जो पद्मश्री की श्रेणी में, जैसा कि चरण जी ने बताया, वो 3री पद्मश्री की श्रेणी में आए। के सक्सेना जी और योगेश प्रवीण जी के बाद विद्याबिंदु सिंह जी को मिला, और मुझे लगता है कि ये क्रम आगे बढ़ेगा और लोगों का है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही, आप सब लोग जान रहे हैं, एक विदुषी महिला जिन्होंने 50-60 किताबें इस उम्र में, इतनी कम उम्र में हम लोग अपने सामने आपकी उम्र को कम मानते हैं और उत्तर प्रदेश संस्थान की प्रधान संपादक, आप श्रेष्ठ हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति के स्मृति जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी अध्यक्षता करने के लिए इस परिवार ने श्रेष्ठ को चुना। मैं बधाई देता हूँ परिवार को। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में गुरु जी निर्मल जी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज आपने सबको रोली लगा करके पुष्प, आप देख रहे हैं ना, पुष्प वर्षा, जो बच्ची पहले आपने नृत्य प्रस्तुत किया, उस पर पुष्प डालना। इस उम्र तक जाते जाते व्यक्ति देवतुल्य हो जाता है। 100 साल का व्यक्ति जो होता है उसको ये नहीं देखा जाता वो किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय का है, ये उसको पार कर जाता है। वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम से बिलोंग करता हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जो हो, वो देवत्व की स्थिति में चला जाता है। आप प्रणम्य हैं और मैं प्रणाम कर रहा हूँ शरण जी को कि आपको बुलाया, और आप पूरे 4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है, बिना किसी थकान के, चेहरे पर उसी दिव्यता के साथ आप विराजित हैं। आपके इस वाइब्रेशन से, आपका जो स्पंदन था, उसको स्पंदन प्रदान किया। सबसे अच्छा लगा जो पूनम जी का संचालन, बड़ा संचालन कठिन होता है, बोलना आसान होता है, संचालन बहुत कठिन होता है, और जो संचालन कर ले गया, संचालन में बड़ा इधर उधर जाने की संभावना रहती है। एक कार्यक्रम इसके पहले आपका आयोजित हुआ था, आपके पिता जी के जो सम्मान में स्मृति में आयोजित करती हैं आदरणीय अमिता जी, इतना कसा हुआ संचालन था कि मैं दूसरे जगह गया, वो भी बहुत इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम था, मैं वॉज इनवाइटेड चीफ गेस्ट, तो मैंने बताया कि आपको अभी अमिता जी के अंडर में संपादक के रूप में ज्वाइन कर लीजिए, संचालन समझ में आ जाएगा, संचालन कैसे किया जाता है। बहुत अच्छा संचालन आपका है, ढेर सारी बधाई। अपनों के बीच में आप देख रहे हैं योग्य गुरु का योग्य शिष्य देखना हो। मैं ये सही पूछिए, बहुत कम लोगों को मैं श्रद्धा से देखता हूँ,
बहुत कम लोगों को मैं श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर अहंग है, इसलिए क्योंकि मैं उनके पूरे व्यक्तित्व को जानता हूँ। और वो व्यक्तित्व प्रणाम तो स्वयं अपने से ले लेता है, सम्मान स्वयं लेता है, सम्मान कोई देता नहीं। आप उस योग्य होंगे, आप खींच लेंगे। एक भी बार आदरणीय निर्मल जी ने कहीं कहा कि हमारा कोई पैर छुए, एक बार भी कहा? लेकिन जितने लोग बैठे हैं यहाँ, चाहे वो पुरुष हों या नारी हों, सब ने आपका चरण स्पर्श क्यों किया? क्योंकि आपके व्यक्तित्व ने उसको विवश कर दिया आपका चरण स्पर्श करने के लिए। ये है तो जिनका मैं सम्मान करता हूँ, मैं बोल रहा था, उसमें से एक व्यक्ति हैं, कई हैं नाम उसमें, योग्य बहुत लोग हैं, लेकिन उस योग्य लोगों में से एक योग्य को और छांटिए, वो हैं केशरन साहब। गुरु के लिए इतना समर्पण कम मिलता है देखने को। मैं आपको बताऊं कि एक बड़े साक्षात्कार में करीब 50 मिनट का साक्षात्कार है पद्मश्री योगेश प्रवीण जी का। उसमें उन्होंने कहा कि गुरु का दायित्व इतना बड़ा होता है, गुरु बन जाने से गुरु नहीं होता। यदि उसने अपनी तरह का, जितना उसका व्यक्तित्व है, का अपने से बड़ा नहीं बना सका, तो कम से कम अपने स्तर का शिष्य यदि उसने बना दिया तो वो गुरु है। अब मुझे लगता है कि आपका शरण साहब का उपन्यास आप पढ़ें, मैं चाहूँगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ें उसको। आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पहला ही उपन्यास है आपका, उसमें ऐसा लगता है जैसे जो भाषा है, जो शिल्प है, जो प्रवाह है, लगता है आदरणीय अमिता जी, लगता है कि स्वयं योगेश प्रवीण जी उसमें प्रवेश कर गए हैं। ये है अभी आपने ये जौक साहब का एक शेर आपने सुनाया था, उसका संदर्भ जो दिया था वो संदर्भ नहीं सही है, संदर्भ अलग है। मैं उस संदर्भ तक आपको ले आता हूँ। पुराने लखनऊ का आवास देखिए, उस आवास में प्रवीण जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं, बड़े पक्का अंदाज में कहते हैं कि ये वो जहाँ इंटरव्यू चल रहा है उनके कमरे में, वहाँ कहते हैं कि यहाँ जो तुम इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ कितने मुख्यमंत्री आ चुके हैं, कितने मंत्री आ चुके हैं, कितने राज्यपाल आ चुके हैं, कितने कमिश्नर आ चुके हैं, कितने कलेक्टर आ जाते हैं, कितने शायर आ चुके हैं। फिल्म दुनिया के वो श्याम बेनेगल से लेकर के वो आपके कपूर ने जो बनाया था, शशि कपूर जुनून का, कि वो सारे लोग इसी कमरे में आ चुके हैं, इसी कमरे में बैठ चुके हैं। और लोग चाहते हैं किसी भी तरह से कि वो इस आवास में आए। तो ये ऐसा आवास था, उस आवास से शायर अली राजा साहब निकल रहे थे। प्रकरण ये है, ऐसा बड़े शायर थे, बड़े कद के, वो जब निकलने लगे तो उसके साथ प्रवीण जी की माँ निकल रही थी, मतलब वहाँ से मेन गेट से प्रवीण जी पीछे पीछे थे। तो उन्होंने कहा, उनकी माँ से कहा कि यू मस्ट फील प्राउड दैट यू आर मदर ऑफ योगेश प्रवीण, अली राय साहब। तो ये देखिए वो प्रिंसिपल थी। और प्रवीण साहब ने खुद कहा है कि मेरे पिताजी तो हिंदी जानते थे, उर्दू में उनका कमांड नहीं था। जो भाषा जिसके लिए नागर साहब ने कहा, जब लखनऊ नामा हुआ तो नागर साहब ने कहा कि प्रवीण तुम मुझसे ज्यादा अच्छा लखनऊ को प्रस्तुत कर पाओगे क्योंकि तुम्हें उर्दू आती, और लखनऊ को प्रस्तुत करने के लिए उर्दू और फारसी की जानकारी आवश्यक है। ये कहाँ से आया था? ये उनके माँ से आया था। उन्होंने लिखा है, बोला है कि उर्दू में वो पारंगत थी, और उनकी कहानी की किताब और गीत की किताब का भी नाम उन्होंने लिया। उनकी पब्लिश्ड किताब थी उस जमाने में कहानी, ये वहाँ से परंपरा चली, माँ से आया। तो जब माँ ने सुना, सबसे बड़ी बात वहाँ नहीं है कि उन्होंने क्या कहा,
किसी को भी जब कहा जाता है तो खुशी होती है। किसी भी माँ बाप को कहा जाए बेटे को, क्यों आखिरकार शरण साहब ने बड़े बेटे को या छोटे को, एक खुशी होती है, आंतरिक खुशी होती है। आप रिप्रेजेंट करते हो। बच्चा पिता को ज्यों ही एक पुरुष पिता बनता है, वो उसका समस्त व्यक्तित्व उस बच्चे में समाहित हो जाता है जब पैदा होता है तभी। तो ये जो आपका है कि पूरा वो जो कन्वर्ट होता है पुत्र में, चाहे वो माँ हो चाहे पिता हो, यदि उसको आप अच्छा न कहिए, उसके बेटे को अच्छा कह दीजिए, तो उसको जितनी संतुष्टि होती है उतने अपने कहिए, उसको कहिए तो आप नेहा को अच्छा कहिए तो आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको अच्छा कहे उसमें आप ठीक है, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन नेहा का कोई अच्छा कहे तो आपको और संतुष्ट, तो उनको संतुष्ट तो मिली। लेकिन योगेश जी अपने इंटरव्यू में कहते, मैं उनके अक्षर से उनकी बात में बता रहा हूँ, वो इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ को संतुष्टि तो हुई क्योंकि वो माँ थी, और उन्होंने कहा You must feel proud that you are mother of योगेश प्रवीण। लेकिन वो इतनी हाजिर जवाब थी कि उन्होंने जॉब साहब का एक शेर तत्काल वहां पर प्रत्युत्तर में दिया, और वो शेर जो आपने सुनाया था उन्होंने कि रहता सुखन का नाम कयामत तलक ए ज़ौक़, औलाद से तो बस 2 पुस्त 4 पुस्त। तो ये जो कहा कि सुखन जो साहित्य है, साहित्य यदि आपने लिख दिया, वो चीज लिख दिया जो प्रवीण जी ने लिखा, जो केपी सक्सेना जी ने लिखा, जो नागर जी ने लिखा, तो वो तो क़यामत तक के लिए हो गया ना। और पुत्र से तो औलाद से तो 1 2 पुस्त 4 पुस्त के बाद तो उसका नाम ही दूसरे अगली पुस्त नहीं जान पाएगी। तो ये जो जॉब साहब का शेर उन्होंने कहा, ये यहाँ से मैं इसको कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ, 2 मिनट और टाइम लूंगा, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम होगा कि मेरा MBBS हमने GSBM मेडिकल कॉलेज से किया, हमने PG किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से किया। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उस मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हूँ जहाँ BSc करने के बाद योगेश प्रवीण साहब का एडमिशन हुआ था। MBBS उन्होंने GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर में और MBBS करते हुए उनकी इतना ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा, 5-6 साल तक बेड पर रहेगा। तो उनको वो कोर्स भी छोड़ना पड़ा बीच में, क्योंकि इतना गैप नहीं हो सकता था। और वो जो कोर्स उन्होंने छोड़ा, उसमें उन्होंने कहा कि इससे इसका हमें दुख भी है और इसकी खुशी भी है कि हमने MBBS को छोड़ना पड़ा। दूसरी चीज कहा कि जो 5 साल मेरे थे, बहुत दुख था। मेडिकल में सिलेक्शन बड़ा मुश्किल से होता है। तो आप कहें कि मेडिकल को छोड़ने का बीमारी के कारण तन्हाई में रहते थे, अकेले कमरे में रह रहे हैं, तो उससे कहा कि बड़ा दुख था मुझे। लेकिन उस दुख में किसी ने मुझे एक दीपक की तरह, वहाँ मुझे एक रोशनी आई, तो मुझे मेरी माँ ने दिया। और वहाँ पर जो तन्हाई थी मेरी, जो दर्द था मेरा, वो गीतों में ढलने लगा। और वो गीतों में कैसे ढला, कहीं कि वो मेरे जो माँ ने अली रजा साहब के सामने ज़ौक़ साहब का शेर पढ़ा था, उसका जो पहला मिसरा था वो मेरे हृदय में बैठ गया। और पहला मिसरा था ही कि रहता सुखन का नाम कयामत तलक है ज़ौक़। तो कह के मुझे लगा कि मुझे कयामत तक अमर रहना है, कुछ ऐसी चीज लिखनी है कि ये कयामत तक चले, अमरत्व उसको प्रदान करना है। तो शब्द जो चिकित्सक था वो शब्द शास्त्री हो गया, और वो समाज का चिकित्सक हो गया, वो इतिहास का चिकित्सक हो गया, वो साहित्य का चिकित्सक हो गया। और चिकित्सक होते होते ऐसा हुआ, आप देख रहे हैं कि सारे लोग बैठ करके, यहाँ ही नहीं, नेहा स्विट्जरलैंड से उनको प्रणाम कर रही है, हम आप यहाँ बैठ करके उनको प्रणाम कर रहे हैं। और इस तरह का जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन का, चाहे पद्मश्री तो छोटी सी चीज़ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वो उनका लखनऊ नामा उन्होंने जब हवाई जहाज में उनका लिखित है
कि हवाई जहाज में जब बैठते थे तो लखनऊ आने के लिए, स्पेशली लखनऊ के लिए, तो योगेश प्रवीण जी की लखनऊ नामा किताब उनके हाथ में होती थी। और उन्होंने योगेश प्रवीण जी को जब पुरस्कार मिला, और इस पुरस्कार राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला, इसके बाद जब उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने यहाँ सारे लोगों को दिया था, भोज दिया था, डिनर दिया था। तो जब डिनर में गए तो जब उनसे बात होने लगी गुरुजी, तो वाजपेयी जी ने कहा, वाजपेयी जी को उन्होंने एक पुस्तक अपनी गिफ्ट करने लगे। तो उन्होंने कहा, वाजपेयी जी ने कहा कि तुम्हारी कई पुस्तकें मेरे पास हैं, और जब मैं लखनऊ जाता हूं तो जहाज में तुम्हारी पुस्तक लेके जाता हूं, क्योंकि जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मैं लखनऊ के ज्यादा करीब अपने को महसूस करने लगता हूं। ये अटल बिहारी। तो जिस देश का प्रधानमंत्री किसी के लिए कहे कि मैं तुम्हारी पुस्तक पढ़ता हूं, तो मैं अपने पार्लियामेंट्री जो हमारा शहर है उसको करीब महसूस करने लगता हूं। ये शख्सियत थी। तो इस शख्सियत को प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक तो मैंने जो कहा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन्होंने न पढ़ा हो वो आपका जो उपन्यास है उसको पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। और स्पेशली हम तो उसमें हमने जब उसके बारे में थोड़ी सी, मुझे क्या, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, साहित्य से ऊपर तो आज की जो अध्यक्ष हैं उनके हाथ में पुस्तक है, तो उनके बहुत सारे संस्मरण तो वहाँ से सुनने को मिलेंगे। मेरे तो उनके कुछ ही मुलाकात में थी। एक शेर में उनको अर्पित कर रहा हूँ अपना, कि लीक पर चलते नहीं हम, यह जमाना जानता है। लीक पर चलते नहीं हम, यह जमाना जानता है। मंजिलें हम हैं बनाते, हम बनाते हैं डगर को। मंजिलें हम हैं बनाते, हम बनाते हैं डगर को। योगेश प्रवीण साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मंजिलें बनाई, और मंजिल जहाँ तय किया उसके लिए खुद का रास्ता बनाया, दूसरे के रास्ते पर नहीं चले। जब उस मंजिल पर पहुँच गए, दूसरी मंजिल तय किए, उसके लिए रास्ता बनाया, तीसरी मंजिल तय किए, उसके लिए रास्ता। उनका जो ये स्वरूप है, ये हम आप में जो भी उनके प्रशंसक हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, जो उनके शिष्य हैं, मुझे लगता है कि जो राह उन्होंने दिखाई है, उस राह पर हम थोड़ा से भी आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। पुनः और विमल जी बैठिए प्लीज, आप प्लीज बैठिए। तो बैठे हैं ना, वो योगेश जी को सुनने के लिए बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा था, चीफ मेडिकल ऑफिसर गोंडा में होके रिटायर हुए जिन्हें आप सुन रही थी, हमारे डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, और आपके धर्मपत्नी लखनऊ यूनिवर्सिटी में डीन हैं, डीन साइंस फैकल्टी की डीन हैं, और डॉक्टर शीला मिश्रा जी। तो मैं उनको भी मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन डॉक्टर साहब कल गए थे बहुत, हाँ, मिर्ज़ापुर और बहुत सोनभद्र और कहाँ झारखंड तक गए थे। तो इसलिए ये सीधे गाड़ी से वहीं से आ रहे हैं, तो भाभी जी नहीं आ पाई। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि वो यहाँ आती, और वो एक विशाल व्यक्तित्व की महिला है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि उनको हमारे योगेश प्रवीण परिवार की तरफ से नमन पहुँचाएं, और जी, और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की डीन हैं साइंस फैकल्टी की। मैं इसी के साथ आग्रह करूँगा, इसी बीच कामेश जी भी हमारे बीच आ गए हैं, स्पॉन्डिलाइटिस की उनको शिकायत हो गई थी, योगेश जी के छोटे भाई वो भी बैठे हैं। तो मैं आदरणीय गुरु जी से कहूँगा कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द आके यहाँ कहें, क्योंकि सब लोग उबे हैं और सत्र जाना भी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सारांश में हम लोग अपनी बात कहेंगे तो लोग ज़्यादा दें।
अनूप जी जाए नहीं, अभी आपकी सीट वीट रखी है। हाँ जानी रहो। आइए सर आइए। 95 वर्षीय परम आदरणीय गुरु श्री निर्मल कुमार जी, जिन्हें मुझसे मिलाया मेरे दोस्त चीफ ऑफिसर रहे यूको बैंक के आनंद जी, प्रेम कुमार आनंद जी ने, और प्रेम कुमार आनंद जी की बदौलत आज मैं गुरु जी का आशीर्वाद पा रहा हूँ। नमस्कार। हम लोग शान अवध सरजमीन लखनऊ शहर नवाबी की गोद में बैठे हैं, जहाँ ये महफिल बड़ी हसरत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शिद्दत से सजाई है। और इसमें भैया का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ कहूँ। वैसे भी समय हो चुका है। देखो, एक जिंदा दिल इंसान को जिंदा रखने का काम जो भैया ने किया है और कर रहे हैं, और जब से मेरा इनसे संबंध बना है, समाज की सेवा और धार्मिक कार्य में जितना इनका ध्यान है, मैं उसी बात के आधार पर आप लोगों से केवल एक भाषण अब नहीं, शायर के बारे में बहुत कुछ कह दिया। चलते वक्त कुछ याद रहे आपको, वो बात कहना चाहता हूँ। देखो, जब से पैदा होते हैं जब तक मृत्यु होती है, समाज का सहयोग होता है। अकेला कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। एक समय जीवन में ऐसा आता है जब हमको समाज के लिए कुछ करना चाहिए। लोग समाज से सम्मान चाहते हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ये दोनों महान हस्तियाँ, और भैया को मैंने सुना, आप जैसे आए और जो आपने ऑब्जर्वेशन किए, समाज सेवा की भावना, इसके लिए कुछ पंक्तियाँ बनी हैं, बस वो कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं तो चलने का विश्वासी, तुम अपना पंथ बता न सकी और मेरे पथ पर आ न सकी। मैं तो चलने का विश्वासी, तुम अपने पंथ बता न सकी और मेरे पथ पर आ न सकी। पल बढ़ते रहते हैं पथ पर, पल बढ़ते रहते हैं पथ पर, पथ बढ़ता जाता आगे को, है गगन शून्य और क्षितिज दूर, जाना है दूर अभागे को। मैं अपनी ध्वनि का दीवाना, मैं समाज सेवा का दीवाना, तू अपना पथ बता न सकी और मेरे पथ पर आ न सकी। अगली पंक्तियाँ जो प्राण है, माना प्यासे के पास प्रिय कुआं चल करके गया नहीं। माना प्यासे के पास प्रिय कुआं चल करके गया नहीं, लेकिन प्यासे के बिना प्रिय निर्वाण खुद का। माना प्यासे के पास प्रिय कुआं चल करके गया नहीं, लेकिन प्यासे के बिना प्रिय निर्वाण भूख का हुआ नहीं। वो कूप व्यर्थ हो जाते हैं जब प्यासे सरिता की बस, वो कूप व्यर्थ हो जाते हैं जब प्यासे सरिता 30 बरस हैं, और वो सर सर पाए व्यर्थ प्रिय जो जग की प्यास बुझाने। आज कुछ ऐसा बिजी वातावरण रहा, डॉक्टर किरण दयाल साहब बैठी हैं। मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि वास्तव में बहुत लोग आए और बाहर पे रहे, जो हमारे सक्रिय जैसे कुसुम जी वगैरह, ये लोग तो अभी तक बराबर टाइम दे रही है। पूनम ने तो काव्य मंच ही सजाया था, और शक्ति को मैंने बताया शी इज़ लाइफ एंड ब्लड ऑफ दिस ग्रुप। जितना आप सब लोग जितने ग्रुप के मेंबर हैं जानते हैं किस कदर वो लड़की मेहनत करती है। उसको मैंने अपनी बेटी माना हुआ है। और रेखा बोरा जी हरिद्वार और दिल्ली तक जाके एक कार्यक्रम करती हैं अपनी संस्था के। और मैं इतने सब लोगों को जोड़ पाने में, लखनऊ के साहित्यिक लोगों को, सामाजिक लोगों को सफल हो पाया। ये डॉक्टर योगेश प्रवीण का 8000 सदस्य हैं। 8000 में कम से कम 1000 ऐसे सदस्य हैं जो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी के बुद्धिजीवी हैं। और मुझे फक्र है कि आज मैंने जो गुरु जी को यहाँ आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य था कि आज जीवन का मूल मंत्र उन्होंने चंद शब्दों में दे दिया। आप सबको, जो लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली मैं कहूँगा, कि जो यहाँ रुक करके उनकी बात को सुने। अब मैं
आदरणीय अपनी बहन अमिता दुबे जी को बुलाऊंगा, जिनको मैंने बताया कि 81वें जन्मदिन पर इन्होंने रकाबगंज रोड पर एक VIP गेस्ट हाउस में जहाँ अपनी पुस्तक सृजन के सोपान जो योगेश जी के सारी साहित्य को निचोड़ इन्होंने लिखा है, सारी किताबों को उसमें जिक्र कर डाला है, उसको आपने लिख करके दिया। तो वो किताब का विमोचन हुआ और उसके बाद में वो दिन मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों ने उनके साथ जिस तरह से खड़े होकर के, और शंभूनाथ जी भी वहाँ आए थे, पूर्व IAS अधिकारी, और शंभूनाथ जी भी आपको बड़ा मान सम्मान देते थे। वो एक बहुत ही साहित्यिक व्यक्ति हैं। तो वो अमिता दुबे जी, अब मैं चाहूँगा कि प्रधान संपादक भी हैं आप यहाँ की हिंदी संस्थान की। और हाँ, एक बात, 1 सेकंड आपका लूँगा, एक बात शक्ति जी, जरा 1 मिनट बेटा इधर ध्यान दीजिएगा। ये फोटो जो आप रखी देख रहे हैं, ये यहाँ ऐसे नहीं रखी है, इसका एक इतिहास है। जब योगेश प्रवीण जी नहीं रहे तो मुझे एक सहारा दिखा, सिर्फ अमिता जी का नाम याद आया मुझको, और उनके भाई साहब भी बैठे हैं योगेश जी के छोटे। मेरे हृदय में ये उत्कंठा थी 2 बातों की, कि एक तो योगेश जी के नाम पर लखनऊ शहर में कोई जगह हो, कोई ऐसा वो हो। हम लोगों ने एक योजना बनाई कि उनके नाम से रकाबगंज चौराहा, जहाँ वो बचपन में कभी दूध लेने जाते होंगे, सड़कों पे निकलते रहे होंगे, बच्चों की तरह निक्कर पहन के जाते रहे होंगे, वो चौराहा फैजाबाद, आप समझिए जब राजधानी 1785 में लखनऊ आई थी, लेके आए थे वहाँ से नवाब लोग यहाँ लखनऊ में, और अशफाकुद्दौला साहब, तब रकाबगंज चौराहे का नाम, फैजाबाद में रकाबगंज का नाम था, उसी पे रकाबगंज का नाम रखा गया। उस 1785 के बाद 2023 में रकाबगंज चौराहे का नाम पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण चौराहा हो गया। उन्होंने इतिहास लिखा, इतिहास ने उनको लिख दिया। ये शख्सियत थे। दूसरी जो मैं फोटो की याद बता रहा था, तो मुझे अमिता जी याद आई। मैंने इनसे आके निवेदन किया कि मैं चाहता हूँ कि जो महादेवी वर्मा जी, नागर जी और विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के जो चित्र यहाँ लगे हुए हैं, तो मेरी दिली इच्छा है कि आपका सहयोग मिल जाए तो उनका चित्र भी यहाँ उन महान विभूतियों के बीच में लगना चाहिए। आपने एक पल नहीं लगाया और मुझे तुरंत लेकर के डायरेक्टर से मिलाया, और यहाँ के जो डायरेक्टर थे मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। मुझे उनका इस वक्त नाम नहीं याद है जहाँ, लेकिन उन्होंने जी शिशिर जी, तो उन्होंने फौरन मुझसे लेटर लिया और उस पर आदेश कर दिया। और उससे जुड़ी बात सबसे बड़ी ये है कि जब यहाँ उनकी तस्वीर को, आप भी थे, मौजूद थे, आपकी वाइफ भी थी, उत्तम जी थे, और जब तस्वीर वो बनवा के आई तो उसको लगाने के लिए जब उसको हमने कहा नवनीत जी चपरासी से कि भैया जरा इस पे लगा दो, वो शायद यही है जो यहाँ बिजली का काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा ये हो तो मैं मिलाऊँ आपको जरा। तो मैंने कहा कि भैया ये तस्वीर लग नहीं रही है क्योंकि तस्वीर भारी है और कील हल्की है, तो भैया आप हजरतगंज से कील नुकीली मुड़ी वाली वो लियाओ हुक टाइप की जो होती है मोटा, तो उससे ये तस्वीर ठहर जाएगी। और 100 रुपए की नोट मैं निकाल के उसको देने लगा तो उसने आइए मैं आपका ताल्लुक कराना चाहता हूँ। तो ये है, एक बार इनके लिए जोरदार ताली लगाइए। ये रो पड़े, इनके आंखों में आंसू भर गए और ये कहने लगे नहीं साहब मैं पैसा नहीं लूंगा। योगेश जी जब आते थे तो जैसे डायरेक्टर से मिलते थे वैसे हम लोगों के पीठ पर भी हाथ करके रख के पूछते थे भैया ठीक हो। तो जो ऐसी महान शख्सियत थे उनके लिए मैं क्या पैसा लेके कील लगाऊंगा। और इन्होंने वो कील यहाँ लगाई, यहाँ तस्वीर लगी, उसकी फोटो चली, फेसबुक पे भी चली, अखबारों में भी छपा, और अमिता जी उसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और आज देखिए उनकी ये योगेश जी के प्रति श्रद्धा, क्या जो तस्वीर वहाँ से उतरवा के ला के मंगवा के उन्होंने यहाँ तस्वीर लगवाई थी, तो मैंने उसको कुर्सी पे रखवाया। मैंने कहा कि आज वो खुद, और मैं बता दूं
आज इतनी छोटी जगह कार्यक्रम हो रहा है, उर्दू एकेडमी में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उनके हुए हैं। 1.25 लाख रुपया पहली बार, 1,32,000 रुपया दूसरी बार, 2 सालों में मैंने खर्च किया बिना किसी सहयोग के, 5 पैसा भी किसी से नहीं लिया। और उसके बाद तीसरे वर्ष से हमारे साथ अनेक लोग सामाजिक जुड़ गए, आए, खुद से उन्होंने पूछा, मैंने कभी आपसे भी नहीं कहा, लेकिन वो गए अभी दरबारी योगेश जी के बहुत जानने वाले थे, 25,000 रुपए पिछले बार, 25,000 रुपए इस बार। और उसके बाद सरसिज जो जिनको हमने मिलकर उन्होंने कंप्यूटर दिया था, उन्होंने पिछली बार 11,000 रुपए, इस बार 6,000 रुपए अपने से भेजे। अभी अनूप श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इनका भी उनसे बड़ा लगाव जुटाव रहा और योगेश जी के को अपने घर में बुला के कार्यक्रम कराना चाहते थे अपने पिता की स्मृति में, लेकिन उसके पहले वो चले गए। वो मेरे यहाँ हवन में आए थे, फरवरी में मैंने भागवत का किया था गया जाने के बाद। तो जब हवन में आए तो वो उनकी आखिरी बार हमारे घर आए थे, और मैं जब होली में गया उनको मैं मिठाई खिलाने, गुजिया खिलाने घर से बना के ले जाता था, और उनको देसी घी की गुजिया पसंद थी। तो मैंने उनको गुजिया खिलाया। उस दिन 27 मार्च का दिन था, और उन्होंने मेरे हाथ से खाया, मुझे खिलाया, लोग बैठे, बात किया, बोले कि दुल्हन कहते थे, मतलब वो बहू या ये नहीं, दुल्हन। तो कहते थे कि अब दुल्हन के हाथ का खाना है, और होली के बाद हम और इंदिरा दोनों तुम्हारे घर आएंगे। हमने, आप ये समझिए कि जब मैं का कार्यक्रम करता हूँ, मेरा उनका कोई पिछले जन्म का नाता जरूर होगा बड़ा। और आज मैं तेज तरह नहीं होता अगर उनके पिता बाबू गणेश प्रसाद जी, जो मेरे ज़्यादा निकट थे, मैं हाई स्कूल का छात्र था। दीदी मैं 1 मिनट का टाइम लेके आपका आशीर्वाद लूँगा। हाई स्कूल का छात्र था, तो तुलसी जयंती 5 याद है, उस साल 4 अगस्त की थी। विज्ञान कॉलेज का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, 25वां वर्ष, और उसमें बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। तो उसमें प्रोफेसर सूद यूनिवर्सिटी के थे हिंदी के, और जगदीश गांधी, ये 2 लोग उसमें आए थे, उसमें जज बन के। और डॉक्टर से बाबू गणेश प्रसाद जी का तुम बोलोगे। अरे हमने कहा हम बोले नहीं पाएंगे, हम कहाँ बोल पाए। कह रहे तुम बोलोगे। कहने लगे अच्छा तुलसी के जयंती में बोलना था। तो हमसे कहने लगे कि कुछ बोलो। हमने कहा नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। कहने अच्छा हमारे पास आना। इंटरवल में हमको बुलाया और हमको 2-4 बातें बताई कि रामायण पढ़ी है। मैंने कहा पढ़ी है। मैं 4th से रामायण पढ़ता था, अपने परिवार में मेरे पढ़ी जाती थी। तो बहुत से चौपाइयाँ याद थी, बहुत कुछ याद था। पति का पत्नी के प्रति प्रेम, पत्नी का पति के प्रति प्रेम, तो तुलसी का प्रेम भाव सब्जेक्ट था। भाई का भाई के प्रति प्रेम, तो दोस्त का मित्र का, तो केवट, ये सारा मुझे था, मुझे बोलना था। तो मैं खड़ा हुआ, तो जब क्लास में बुलवाने लगे तो मेरे पैर कांपने लगे और मैं एकदम हकलाने लगा। तो कहने लगे तुम्हारे अंदर प्रतिभा बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर संकोच जो है वो तुमको बोलने नहीं दे रहा, सही हो जाओ। और डांटा हमको बहुत, और बुलवाया साहब, और फर्स्ट प्राइज मिला। जब हमें प्रथम पुरस्कार मिला तो वो दिन था, मैंने माइक पकड़ लिया। तो फिर मैंने इतिहास, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा, उसी माइक के सहारे। लखनऊ विश्वविद्यालय का सेक्रेटरी चुनाव लड़ा, लॉ फैकल्टी सबसे बड़ी थी, उसका सेक्रेटरी रहा। और जितना फिर उसके बाद मैंने वकालत, और मुझे जो बोलना जो आया, वो बाबू गणेश प्रसाद की देन है। मैं उनके पिता, इसलिए वो कर्ज जो एक पिता के रूप में मैंने उनसे पाया था, जो मेरा है उन पर, उसको मैं योगेश प्रवीण जी को लौटा रहा हूँ। क्योंकि योगेश प्रवीण जी उनकी संतान थे, और ऐसी संतान थे जैसा आपने बताया कि दुनिया में उन्होंने नाम रोशन कर दिया, लखनऊ का भी, अपने घर वालों का भी। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी तरफ से जो बन पड़ता है मैं कार्यक्रम करता हूँ। आप सब लोगों को अधिक से अधिक बुला करके, तो मैं ये चाहूँगा कि अमिता दी आएँ और यहाँ आकर हम लोग को आशीर्वाद दें अध्यक्षीय भाषण में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई केसरन जी। हम सबका सौभाग्य है कि आज हम यहाँ एकत्रित होकर बहुत
प्रेम भाव से आदरणीय योगेश प्रवीण जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये उत्सव उस उत्सव धर्मी व्यक्ति का है जिनका हर दिन उत्सव था। आज सुबह की बात मैं कर मुझे एक फोन आया, घंटी बजी, अचानक से लगा कि जैसे अभी भाई साहब फोन करेंगे और कहेंगे अमिता हम ही ने तुम्हें याद किया, अमिता हम ही ने तुम्हें याद किया। फोन था डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी का और उन्होंने कहा कि आज अमिता कितने बजे कार्यक्रम है भाई साहब का। मुझे बताते हुए बहुत संतोष भी हो रहा है और भावुक होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो मेरे ऐसे भाई थे जिन्हें वो मेरे पिताजी को भाई कहते थे, भाई साहब कहते थे, और मेरी माँ को भाभी जी कहते थे, और उन्हें सारा जग दाऊद कहता था और मैं उन्हें भाई साहब कहती थी। वो मेरे ऐसे भाई थे जिन्होंने पिता की ममता थी, माँ का स्नेह था, शुभ चिंतक की एक ऐसी भावना थी जो मेरी छोटी छोटी उपलब्धियों पर बहुत प्रसन्न होते थे। वे हैं, थे शब्द उनके लिए अनुपयुक्त शब्द है, क्योंकि वे कहीं नहीं गए, वे हमारे अंदर हैं, हमारी बातों में हैं, हमारी स्मृतियों में हैं, हमारे संस्कारों में हैं। योगेश प्रवीण जी के, मैं मौलवीगंज के सरकार फार्मेसी वाली गली में मेरा घर था और बिरहाने में जो राजेंद्र नगर की नाले की पुलिया है उसके पास मेरे पिताजी का प्रिंटिंग प्रेस था। मेरा उस गली से ऐसा नाता था कि मौलवीगंज से चाहे मैं साइकिल से जाऊं और चाहे पैदल जाऊं, सड़क का चौराहा बचाने के लिए उस गली से निकलना होता था। मीना ट्रांसपोर्ट वाली गली, उस गली से निकलते हुए कभी भाई साहब मोड़ पर मिल जाते थे और कभी अपने घर के दरवाजे, कभी देवी दयाल मार्ग के उस किनारे के छोर पे ऐसा लगता था जैसे वो प्रतीक्षा कर रहे होते थे और कहते थे भैंसा गाड़ी जा रही है आगे, संभाल के जाना। उनको पता था कि जब मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती थी राजेंद्र नगर शाखा में, तो कक्षा 6 से साइकिल मेरे पास थी और उस साइकिल पे मैं 15 मिनट पहले, घर से 5 मिनट का रास्ता था, 15 मिनट पहले इसलिए निकलती थी क्योंकि वो एक आगे आगे भैंसा गाड़ी चलती थी और उसमें जो है वो वहाँ आरा मशीनें बहुत सारी थी, तो उसमें लट्ठे लदे होते थे और उस भैंसे गाड़ी की जो भैंसा उसको जिस पे उसको चलाते थे वो लोग, तो जो भैंसे थे उनकी जो बड़ी बड़ी सींगें होती थी उससे मुझे बहुत डर लगता था। तो उस गाड़ी को आगे क्रॉस करना मेरे लिए बिल्कुल टेढ़ी खीर जैसा होता था। और ये घटना कई बार योगेश प्रवीण जी ने अपनी आंखों से देखी थी और वो हिम्मत बंधाते थे कि आगे बढ़ो, ये कुछ मारे वारे का नहीं, ये तो बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो उस चौराहे को बचाने के लिए मैं उस गली से जाती थी और भाई साहब कहते थे कि देखना अभी भैंसा आगे निकल गया होगा, अब तुम चला नहीं पाओगी। एक और नाता था उनसे, मौलवीगंज में जो हमारी गली थी उसके सामने एक कपूर परिवार रहता था, नीरज कपूर, मनोज कपूर और सनी कपूर। कपूर अंकल बाटा कंपनी में काम करते थे और योगेश प्रवीण जी
उस घर में उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे, नीरज कपूर, मनोज कपूर और सनी कपूर को। और वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र थे। नीरज मेरे क्लास में पढ़ते थे, मनोज एक क्लास आगे थे और सनी एक क्लास पीछे। तो जब भाई साहब गणित के किसी प्रश्न में कहीं उलझते थे तो हमको बुलाते थे और कहते थे कि इसको अमिता समझा दे। मुझे बड़ा होते देखा उन्होंने और बड़े होने में जो बड़प्पन था वो उनका दिया हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि जब उनकी 80 वर्ष पूरे हुए और 28 अक्टूबर 2018 का दिन, जिसमें उनकी जन्म जयंती पर ये पुस्तक तैयार हुई। और इस प्रकार की जो चरित्र केंद्रित मेरी ये पहली पुस्तक थी। आलोचना की पुस्तक इसे कह सकते हैं, इसे हम श्रद्धा की पुस्तक कह सकते हैं, इसे एक पाठकीय समझ की पुस्तक कह सकते हैं और इसे एक भाई को एक बहन का उपहार कह सकते हैं। वो मेरा, मुझे लग रहा है थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक बात कहना मुझे लगता है कि भाई साहब आज सुन रहे हैं कहीं ना कहीं। हम सच है, हर बार आते हैं। वाह। हम भारतीय परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं। जब हमारे परिवार से कोई विदा होता है अंतिम विदाई के लिए, तो हम उसके कान में जरूर कहते हैं कि फिर आना, इस घर को छोड़ के कहीं मत जाना। और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो आत्मा हमारे साथ होती है, तभी हम कुछ कर भी पाते हैं। अन्यथा बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े रचनाकार, कलाकार 2-4 बरस बाद स्मृतियों में भी नहीं खोजे जा सकते। तो ये पुस्तक मैंने मुक्तिबोध पर काम किया। गजानन माधव मुक्तिबोध पर मेरी PhD है और बाद में 2016 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर मेरी 2 पुस्तकें आईं। जब मैं मुक्तिबोध पर काम कर रही थी तो उस समय उनकी कविताओं को, उनके साहित्य को पढ़ते हुए मन में बहुत सारे प्रश्न भी आते थे और एक क्षोभ भी होता था कि इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला लेखक हमारे साथ नहीं है। तब मुझे लगा कि हम किसी साहित्यकार के महाप्रस्थान के बाद उसको महिमा मंडित करते हैं, उसके जीवन में अगर उसके बारे में हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा रचें जिससे उसके जीवन को, दूसरे लोग उसके जीवन के बारे में क्या सोचते हैं ये जानने का, ये समझने का और अपने प्रति क्या स्नेह भाव लोग रखते हैं, एक संतोष मिले उस रचनाकार को। तो उस श्रृंखला की ये पहली मेरी पुस्तक रही। और आदरणीय भाई केसरन जी इस बात के प्रमाण हैं, गवाह हैं कि उस कार्यक्रम में आदरणीय योगेश प्रवीण जी के चेहरे पे जो कांति थी, जो प्रसन्नता थी, उनकी आंखों की जो चमक थी। इस पुस्तक का लोकार्पण करने के लिए डॉक्टर शंभू नायक जी आए थे, डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी भी थी और बहुत वो RK पैलेस का हॉल पूरा भरा हुआ था उनके चाहने वालों का। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था। सारा शहर के जो हीरे जवाहरात थे वो उस व्यक्ति के लिए, उसको शुभकामना देने के लिए वहाँ उपस्थित थे, जिसका नाम डॉक्टर योगेश प्रवीण था। इस पुस्तक को
मैं इसका जो अपनी बात होती है वो श्रावणी पूर्णिमा को लिखी गई थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है और कभी कभी दुख भी होता है कि ईश्वर ने 2004 में मेरा इकलौता भाई मार्ग दुर्घटना में उसका निधन हो गया था। उसके जाने के बाद मुझे इतने भाई मिले, इतने भाइयों का स्नेह मिला, इतना अपार स्नेह शायद एक भाई न दे पाता जितना ईश्वर ने मुझे बहुत सारे भाई दिए। और ये दुख इसलिए कि भाई का जाना तो बहुत दुख होता है। दुख माता पिता, हम आधी उम्र में माता पिता बनते हैं, आधी उम्र में बच्चों को अंगीकार करते हैं, आधी उम्र में साथ छोड़ के चल देते हैं। लेकिन भाई बहन का साथ ऐसा होता है कि वो जीवन पर्यंत का साथ होता है। मेरा भाई मुझसे 6 वर्ष छोटा था। उसके जाने के बाद मेरे पिता को, मेरी माँ को आदरणीय योगेश प्रवीण जी ने बहुत ढांढस दिया था, और मुझे भी। अमिता, हम ही तो हैं, वो इसी तरह बात करते थे। और इस पुस्तक को श्रावणी पूर्णिमा के दिन मैंने पूर्ण किया अपनी बात लिखते हुए, और ये 28 अक्टूबर 2018 को लोकार्पित हुई। उनको जयंती के अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भेंट करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अभी बात हो रही थी योगेश प्रवीण जी के पद्मश्री होने की, तो एक बात और मैं कहना चाहती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुस्तक को आदरणीय के परिचय के रूप में भारत सरकार भेजा गया था। LIU के अधिकारी यहाँ आए थे। मैं बताना चाहती हूँ कि जब किसी को पद्मश्री की उपाधि दी जाती है, उसके नाम पर विचार किया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र के लिए जो भी नामांकन चाहते हैं, उनमें से जिन नामों का चयन वे प्रारंभिक स्तर पर करते हैं, उसकी LIU रिपोर्ट के लिए अधिकारी यहाँ हिंदी संस्थान आते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय योगेश प्रवीण जी के बारे में वो जानकारी करने के लिए, वो अपनी रिपोर्ट लगाने के लिए वो अधिकारी यहाँ मेरे पास आए थे, और उनको मैंने ये पुस्तक दी थी और कहा था कि योगेश प्रवीण जी का कुछ जानना है तो इस पुस्तक को के माध्यम से आप उनके साहित्यिक अवदान के बारे में, जो मेरी अल्पबुद्धि समझ में था, वो किया। वो इसमें लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक भारत सरकार देगी, और उसी का संयोग देखिए कि मैंने डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी के 75वें जन्म दिवस पर, यानी 2021 में उनका 75वां जन्म दिवस था, और कोरोना का बहुत विकट प्रकोप था, और तभी हमने आदरणीय योगेश प्रवीण जी को भी खोया था। एक और संयोग की बात, आदरणीय योगेश प्रवीण जी नवरात्र के प्रथम दिवस में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, और मेरी माँ ने नवरात्र में रामनवमी के दिन महाप्रस्थान किया था। तो ये संबंधों का नाता है। जैसे अभी सरन साहब कह रहे थे कि पिछले जन्म का नाता था। मुझे लगता है हम सारे नाते इसी जन्म में उसी भाव से ग्रहण करते हैं जिस भाव से हम अपने मन से उन्हें स्वीकार करते हैं। संबंध केवल रक्त मज्जा के संबंध नहीं होते, भावना के संबंध होते हैं। जिस दिन उन्होंने अंतिम सांस ली, उसके एक दिन पहले रविवार था, और प्रत्येक रविवार को वो बहुत लंबी बात करते थे मुझसे। अमिता, हम ही ने तुम्हें याद किया, चाय वाय बन गई? जी भाई साहब,
हमारे दामाद साहब को चाय पिला दी, जी भाई साहब। बच्चों को नाश्ता दे दिया, जी भाई साहब। अब 2021 में वो पुस्तक प्रकाशित हुई और 2022 का पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह को मिला। इस पुस्तक के बाद आदरणीय योगेश प्रवीण जी को बहुत प्रसन्नता थी और वे बात बात में मुझे आशीर्वाद देते थे और उनका आशीर्वाद निरंतर सभी को मिले, ऐसी उनकी कामना रहती थी। जब पुस्तक मेले की अभी बात कर रहे थे आप सरन साहब, अनीता श्रीवास्तव के लिए, तो पुस्तक मेले के मंच भी योगेश प्रवीण जी के बिना अधूरे लगते हैं। और अब लखनऊ का दुर्भाग्य जैसे ही कहा जाएगा कि यहाँ योगेश प्रवीण जी केवल स्मृतियों में रह गए। वे चलते फिरते, रिक्शे पे बैठे, स्कूटर पे बैठे, पैदल चलते और कभी कभी किसी मंच पर किसी किस्से की, किसी कहानी की, किसी शेर की बात करते नहीं दिखाई देते। उनका आज जन्मोत्सव है, हम उन्हें अश्रुपूरित नमन नहीं करना चाहते, हम उन्हें पुष्पों की वर्षा से नमन करना चाहते हैं। मुझे आपने बहुत ध्यान से सुना, इतना समय दिया, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और ये चित्र जो यहाँ इस सभागार में है, हिंदी संस्थान के लिए ये महत्वपूर्ण है और ये हमारा सौभाग्य है कि इसे यथा समय हम इस सभागार का, इस हिंदी संस्थान का भाग बना सके और हिस्सा बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। है महज गुंबदो मीनार नहीं, ये शहर कूचा और बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पत्ते मिलते हैं। ये लिखा तो जब वो योगेश जी कहते थे तो अमिता जी कहती थी, इसीलिए मैं जिक्र कर रहा था। अमिता जी कहती थी कि डॉक्टर योगेश प्रवीण महज इतिहासकार नहीं, महज इतिहासकार नहीं, सिर्फ अवध रत्न और लखनऊ के शाहकार नहीं। ये अमिता जी ने लिखा है। उनकी किताबों में साहित्य के फूल खिलते हैं, उनकी रचनाओं में संस्कृति के पत्ते मिलते हैं। ये उसका जवाब था जो मैंने आपके सामने लखनऊ में गुंबदो मीनार नहीं पढ़ा, तो इसी आशय से पढ़ा था कि अमिता जी ने उसको अपने शब्दों में कैसे पिरोया। कमला दीदी आज नहीं है, पिछले साल हम लोगों के साथ थी कमला श्रीवास्तव जी, और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती थी संगीत की दुनिया में, और संगीत के लोग उनकी पीढ़ी के विमल पंत जी बैठे हैं। लखनऊ की शान हो, ये जो योगेश जी के लिए उन्होंने कहा था, तुम जो कहते हो लखनऊ की शान हो, तुम तो खुद हो शान लखनऊ की। तुमसे सजता लखनऊ, लखनऊ से तुम हो आनो बान जान लखनऊ की। ये कमला जी उनके बारे में कहा करती थी। और मुझे याद है कालांतर नामक एक पत्रिका यहाँ से निकला करती है, उसने एक योगेश प्रवीण सुपरिंटेंडेंट भी रहे, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, विश्व प्रसिद्ध सर्जन थे। तो डॉक्टर एस.सी. राय ने उनकी उसका वो किया था नामांतर पत्रिका का, उसका जो है मनसा पांडे जी ने उसका प्रकाशन किया था। तो उन्होंने कहा था नामांतर विशेषांक में, अदब के मानिंद तुम शरबती लफ्ज़ जुबा तुम, अदब के मानिंद तुम शरबती लफ्ज़ जुबा तुम हो तो लखनऊ है, लखनऊ है तो तुम हो। बात लखनऊ की हो या तुम्हारी, अदायगी साफ गोई और किससे यारी, तुम्हारी हर बात पर फिदा है लखनऊ, लखनऊ पर मर मिटना फितरत तुम्हारी, इस गुमान में तो जीता है हर लखनऊ। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की भी घोषणा करता हूँ। योगेश प्रवीण जी को सत्सत। योगेश प्रवीण जी हमारे बीच में हैं, कहीं गए नहीं, आपने कहा था, और ये उनका
जिसको बहुत चाहते थे, तो टेलीफोन पे ही कहते थे हम ही ने तुमको याद किया। तो वो जब होता था तो मुझसे भी इसी तरह कहते थे, लेकिन हम लोग उनको हमेशा याद करते रहेंगे। वो हमारी यादों में है, कहीं नहीं गए। उर्दू एकेडमी में भी जब चारों तरफ उनके चित्र लगते थे तो लगता था कि बोल रहे हैं, आ गए हैं, कहीं से सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को बहुत बहुत अपने श्री चरणों में रखें और हम उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और कॉन्वेंट्री के लिए हमारी जो एंकर है, चूँकि ये कार्यक्रम अब समापन हो गया है इसका, तो बड़ा मेरा मन था कि मैं अपनी लिखी हुई कविता की 2-3 पंक्तियां समर्पित करूं। और कि ये जीवन की सांझ नहीं, दिन कर बन कर उगना होगा, भरना होगा उल्लास हृदय में, जल प्रवाह बनना होगा। और ये समर्पित है मैं डॉक्टर योगेश प्रवीण जी की भावनाओं को, कि बनना होगा वट वृक्ष कुटुंब का, छांव सदा रखना होगा। बनना होगा वट वृक्ष कुटुंब का, छांव सदा रखना होगा। आशीष स्नेह की बयार बन पथ सुरभित। और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं इस योगेश प्रवीण परिवार के संस्थापक आयोजक के सरन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छा परिवार आपने बनाया है कि हम सभी प्रत्येक वर्ष ऐसे ही मिलते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।